नहीं सर, ये तो ठीक है, 8 तारीख तक भी तो हमें कुछ करना है ना सर। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर बीजेपी 8 तारीख तक तो इंतजार करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट्स क्या आते हैं। नहीं, लेकिन इस क्योंकि नंबर पे मुझे जो लगता है, मैंने कहा कि बताइए वैली में जो आपने दिखाया, कुछ ऐसे रिजल्ट्स, कुछ ऐसे रिजल्ट्स, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स राशिद साहब आएंगे जो शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा, हम लोगों को भी पता नहीं राशिद होगा, साहब, क्योंकि एक बड़ी जो सूरत हाल ग्राउंड लेवल पे है वो। राशिद साहब, आपसे गुजारिश ये है कि जो अभी आंकड़े हमारे सामने हैं उस पे थोड़ा हमारा मतलब ज्ञानवर्धन करिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, सारे पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं अगर ये नंबर सही हुआ तो। ऐसी स्थिति में एक कमजोर सरकार, अगर नेशनल कांग्रेस सरकार बनाती है, वो एक कमजोर सरकार बनेगी, क्योंकि उसको तीसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर एक पार्टी सरकार बनाती है या 2 पार्टियां सरकार बनाती है, वो मजबूत हो जाएगी। ये वही जो देवेगौड़ा वाली सरकार सेंटर में बनी थी, या वीपी सिंह वाली सरकार, वही सरकार जम्मू में चलेगी, मतलब लेकिन पब्लिक का नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए, कुछ जो अभी फिलहाल एग्जिट पोल के हम लोग आंकड़ों की बात अगर करते हैं, तो जो सवाल राशिद साहब से था कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो बीजेपी के लिए जो कॉम्बिनेशन बन सकता है, बीजेपी की सरकार बने, उसमें बीजेपी की अपनी 29, राशिद इंजीनियर की पार्टी के 6 बताए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी के 5, अगर वो बीजेपी के साथ जुड़ जाती हैं तो सज्जाद लोन की पार्टी के 2 हैं, अल्ताफ बुखारी 1 सीट जीत सकते हैं, निर्दलीय इसमें 7 हैं, और जो नॉमिनेटेड हैं, मनोनीत हैं, वो 5 हैं। इस लिहाज से ये आंकड़ा 55 तक पहुंच सकता है, लेकिन इसके बीजेपी को सारे बटोरने पड़ेंगे, तब जाकर के ये परिस्थिति बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बिल्कुल नहीं सौरभ, और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि अगर उस हिसाब से बटोरने की कोशिश की जाए तो 2 टुक शब्दों में रिफ्यूज कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल तो नज़र नहीं आ रहा है। ये आसान भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी जीत के आए हैं उनको एक ये देखना होता है कि वैली वाले कि भाई हमारा वोटर्स को कैटर करना है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको अपने वोटर्स को 5 साल बाद कैटर करना है। तो एक सीधी सी बात जो कई सारे विधायकों को समझ में आ जाती है कि पहले सरकार में शामिल हो, जिस मकसद से सत्ता में आए हो, असली मकसद से, वो कर लो, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है। नहीं, और लेकिन अगर आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रेंज है 35 से 45, अगर इसके मीन पर चलें तो 40 सीट, मतलब हम ये क्यों नहीं बात कर रहे कि वो ज्यादा नजदीक हैं, उनको कम मेहनत करें। अगर 40 का नंबर लेके चलते हैं तो फिर तो ये क्लियर है कि ये एनसी कांग्रेस की सरकार बन रही है। उसमें देखिए, ये नंबर्स पर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज डिसाइफर करने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी पार्टी का एक नंबर तो मुझे नहीं लगता है। 3-4 बड़े कैंडिडेट हैं, 2 से 3 के एक्सपेक्टेशन है हमारी उनसे। तो ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक पोल्स हैं एनसी के लिए, ग्राउंड लेवल पे ये रियलिटी नहीं है। तो बट हो सकता है नंबर सही। एनसी इतना अच्छा नहीं करेगी आपको लगता है? मैं एनसी अच्छा करेगी, बट इतना अच्छा, क्योंकि एनसी अच्छा करेगी। कांग्रेस, अगर ये 40 नंबर कांग्रेस को मिला के हैं, कांग्रेस से इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। देखिए, कश्मीर में बेस्ट केस सिनेरियो कांग्रेस 2 सीटें निकालता, बेस्ट केस सिनेरियो। एक एक्सपेक्टेशन है डोरू सीट जो निकल सकती है, ट्रेडिशनल बेस्टियन रहा है कांग्रेस का। उसके अलावा करा शायद दूसरी सीट निकाल लें, शायद, बहुत मुश्किल, हाँ, शायद निकाल लें, एक सीट निकालते हैं तो मतलब फिर कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है। फिर जम्मू रीजन में तो 29 सीटें अगर बीजेपी ले रही है जम्मू रीजन में, तो बाकी 14 की 14 सीटें क्या कांग्रेस ले रही है। तो ये ब्रेकअप देखना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। अरे ये 7 इंडिपेंडेंट हैं, अब कौन कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा ज्यादा चल रही है? देखिए, इसमें एक तो एनसी के ही हैं कुछ जो कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जैसे मैंने बानीहाल का आपको बताया, राइट। बीरुआ से लड़ रही हैं, सर्जन बरकती की बेटी लड़ रही है, वो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आपका जीएम सरूरी लड़ रहा है, उसके बाद आपके जमात के जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो इसमें वो सारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो वो भी अच्छा, कहीं पे जैसे माता वैष्णो देवी की सीट है, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है वो बीजेपी के, ही इज अ रेबल ऑफ बीजेपी, तो वो भी वहां लड़ रहे हैं, उनका भी चांस है। जम्मू में भी हो सकता है कि वो हैं जो बीजेपी रेबल हैं और जो इलेक्शन जीत सकते हैं। वो भी डिपेंड करता है, वो भी 3 से 4 पॉसिबिलिटी है। सो 3 से 4, 29 प्लस 3 से 4 इंडिपेंडेंट, 3 अगर दो भी लेते हैं तो 31 का नंबर लेके चल रहे हैं बीजेपी का। वो घर वापसी भी हो सकती है, उनके लिए आसान है घर वापसी तो होनी है वो। तो इसलिए ये 8 तारीख को हम देखेंगे कि ये नंबर्स जो हैं ये कहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं और कितने इंडिपेंडेंट किस साइड से आ रहे हैं, किस रीजन से।
पर आज के जो आंकड़े आ रहे हैं इसमें तो उमर साहब ने शेरवानी का ऑर्डर कर दिया होगा, मुझे लगता पहले कर चुके हूँ। नहीं, उमर साहब जीतेंगे तो शेरवानी ऑर्डर करेंगे, अगर अपनी सीट हार गए तो क्या बोलोगे? है। अब ये तो दो सीट से लड़ रहे हैं सर, गांधरबल से भी लड़ रहे हैं और बडगाम से या कहीं से और से लड़ रहे हैं। हाँ, हो सकता है दोनों हार जाए, क्योंकि जो ग्राउंड उनकी से और इल्तिजा दोनों की समस्या हो गई है। इल्तिजा की भी के साथ भी है, समस्या है। एक तो वो कश्मीरी नहीं बोलती सौरभ, जिस रूप में उनको कश्मीरी बोलना कहते हैं चाहिए। उमर साहब को भी नहीं आती थी उमर पहले। साहब को भी नहीं आती, हाँ, इल्तिजा और को इल्तिजा भी। के साथ वही समस्या है। दूसरी, ग्राउंड से एकदम डिस्कनेक्टेड। महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा जाता है कि ग्राउंड से कनेक्टेड है ही नहीं, अन्यथा एनसी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में गई होती। उनके दावे इतने बड़े थे कि इन दोनों ने उनको एंटरटेन नहीं किया। और इल्तिजा सिर्फ बयान दे देती हैं, कश्मीरियत की जो बात कही जाती है वो उनके अंदर है नहीं, ऐसा कहा जाता है। और ये एक बड़ी समस्या है इन दोनों ही जो पुत्र हैं, पुत्र और पुत्री, उनके बारे में। और जैसा कि इसमें पहले एक मैंने और- आपको कहा था, लेकिन एक सेकंड कंप्लीट कर ले। हाँ, जैसा कि पहले मैंने सौरभ आपको कहा था कि रोहिला मेहदी के बारे में जो बता रहे थे हमारे दूसरे पैनलिस्ट कि शिया और सुन्नी वाला मसला तब होता है ना जब शिया और सुन्नी की बात हो। जब जम्मू वर्सेस वैली की बात हो तो वहाँ पे दोनों एक ही होते हैं। और हाल के दिनों में उनके कैंपेन के बाद कई सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो बता रहे थे कि युवाओं के अंदर उनको लेके बहुत ट्रैक्शन आ रहा है। और ये उमर अब्दुल्ला के लिए खतरे की घंटी है कि अगर आपकी पार्टी के भीतर किसी और को ट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाए तो समझिए कि आप कितने डिस्कनेक्टेड हैं। जब घर की पार्टी है तो किसी को भी मिले। नहीं, उसमें फिर दिक्कत होती है ना, घर की पार्टी कब तक घर की पार्टी रहेगी? सर, अगर ऐसे पप्पू हटना यादव शुरू हो को जाए। भूल गया। अगर राहुल का हार्ड लाइन स्टैंड लेना, आज का नहीं है, उनका हार्ड लाइन स्टैंड वो बहुत तो पहले से रहा वैसे ही है, धार्मिक पर नेता ही रहे हैं। उनके लिए हार्ड लाइन स्टैंड लेना भी मजबूरी हो जाती क्योंकि वो शिया हैं। ये वो धार्मिक वो नेता ही हैं। एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए भी उनको हार्ड लाइन स्टैंड लेना पड़ता है। तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रायशुमारी को लेकर उतनी स्ट्रांग राय नहीं है जितनी आगा रोहिल्ला की है। 2001 का ऑटोनॉमी रेजोल्यूशन को लेकर अब्दुल्ला परिवार की उतनी स्ट्रांग राय नहीं है जितनी आगा रोहिल्ला की। तो उनका जो हार्ड लाइन कहीं ना कहीं वो ऑलमोस्ट सेपरेटिस्ट स्टैंड जो आ जाता है वो उनके कम्युनिटी का जो उनका लॉस है उसको कवर करने के लिए आ जाता है। तो वो एडवांटेज बोलिए, डिसएडवांटेज बोलिए, तो वो कहीं ना कहीं कवर अप कर रहे इसमें हैं। एक और बट अगर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन हारते हैं, फारूक अब्दुल्ला ऑलमोस्ट 85-87 है, तो फिर ये अब्दुल्ला परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क बनता है। और दोनों बेटे उमर साहब की इस बार इन्वॉल्व हैं, छोटे हैं, इलेक्शन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कश्मीरी स्पीकिंग नहीं है। उमर साहब को इतने साल लग गए कश्मीरी स्पीकिंग करते हुए, लोगों से कहीं ना कहीं वो कोल्डनेस खत्म करने में। तो अब्दुल्ला परिवार के खुद के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ जाती है। देखिए, आगा रहुल्ला का एक और चीज़ है इसमें, स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो अपने आप को यूजुअली लार्जली जो हैं वो लिबरल कहते हैं, ओपन कहते हैं। तो ये जो हार्डकोर स्टांस है ये पार्टी का एक स्ट्रैटेजिक मूव भी हो सकता है, क्योंकि रहुल्ला जो हैं उन्होंने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद से ही बहुत हार्डकोर स्टांस लिया था। जहाँ तक इल्तिजा मुफ्ती की बात आती है, इल्तिजा मुफ्ती ने अपना पॉलिटिकल करियर सोशल मीडिया से स्टार्ट किया है। वो ट्विटर और फेसबुक पीडीपी का चलाती थी, महबूबा जी का चलाती थी। पहली बार वो वोटर्स के बीच में गई हैं, तो वो कनेक्ट जो है उनका वो नहीं है। इसलिए इल्तिजा मुफ्ती के लिए अभी मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स की शुरुआत है। राइट। उमर अब्दुल्ला ने बहुत साल तक कश्मीरी नहीं बोली। इस बार मैंने पहली बार उमर अब्दुल्ला को देखा कि उन्होंने गांधरबल में टोपी उतार के कश्मीरी में बोला कि मुझे वोट तो मेरी इज्जत बचा। राइट, लिटरली वोटों की उन्होंने लिटरली तो पहली बार टोपी उतार करके पॉलिटिक्स हाँ, खेल कर सामने उन्होंने रख दी। बोला, मेरी इज्जत रख लेना, मेरी वही इज्जत रख लेना, कश्मीरी में बोला कि आप मेरी इज्जत बचा लेना। आज इल्तिजा का एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा ये सरकार किसी काम की नहीं है, तो म्युनिसिपैलिटी की सरकार है। किसकी सरकार है? म्युनिसिपैलिटी इट्स अ ग्लोरिफाइड, मतलब ताकत, कोई पावर्स नहीं रहेगी आज सरकार के इलेक्शन पास। खत्म होते ही इल्तिजा मैं का वही ऐसा कह रहा हूँ ना कि बयान वो आया एक सोशल मीडिया लीडर ज्यादा है, और वो सोशल मीडिया नैरेटिव्स में ज्यादा स्वे करती हैं। ग्राउंड नैरेटिव्स उनको अभी ना समझ आते हैं, ना उनकी अभी अंडरस्टैंडिंग उतनी है उस चीज़। मतलब थर्ड फोर्थ जनरेशन का जो भी नेता होता है सबका एक ही जैसा हाल होता है। अब टेक्नोलॉजी वो है, सब चेंज हो रहा है। सब ट्विटर फेसबुक से ही शुरू करते हैं। नहीं, ये मेरे लिए ये भी थोड़ा सा हैरानी की बात है कि मतलब उमर साहब को कश्मीरी नहीं आती थी, इल्तिजा को नहीं, देखो, कश्मीरी नहीं सौरभ आती। जी, अला ये जो- नेता क्या आप घरों में भी कश्मीरी नहीं बोलते थे? नहीं, क्योंकि जो नहीं बोलते upbringing ना, नहीं है ना, क्योंकि upbringing बाहर नहीं रहे ना, हैं। अब जब जैसे देखें उमर साहब की मदर इज अ ब्रिटिशर। देखिए, जो उनका, मैं पहले भी कह रहा था, जो उनका वो अलूफनेस वाला है, वो ऐसा नहीं कि वो है बिकॉज ब्रिटिशर वे में ग्रो किए गए हैं, वो जैसा वो रहते हैं, ट्रेडिशनल कश्मीरी ब्रिंगिंग नहीं रही है उनकी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी कोशिश करी अपने आप को बदलने की। पढ़े बाहर हैं, 90s में फैमिली भाग के लंदन चली गई थी, वहाँ रही, फिर सनार गए, तो फिर दिल्ली में उन्होंने नौकरी करी। तो उनकी जो पूरी ब्रिंगिंग रही है वो कश्मीरी फैमिली से बाहर रही है, ब्रिटिश माहौल में रही है, या एलीट बोर्डिंग स्कूल्स में रही है। फिर दिल्ली में ओबरॉय में काम करते तो फिर वो 5 स्टार एलीट में रहे थे। तो वो उनके लिए डिसएडवांटेज है। और जो आपने कहा, उन्होंने भी अपना पॉलिटिकल करियर ट्विटर,
ब्लॉक से ही शुरू करा है। तो नहीं ग्राउंड सर, रियलिटी तो ग्राउंड में तो बहुत लेट गए हैं। वैसे उमर साहब को थोड़ा हम लोगों को सहूलियत देनी चाहिए, क्योंकि नवीन बाबू को भी उड़िया नहीं आती है। नहीं देखिए, मतलब नवीन बाबू ने भी बहुत बाद में उड़िया सीखी भाई, तो वो उमर साहब ने नहीं, उमर अब्दुल्ला हैज मैच्योर्ड एज अ पॉलिटिशियन। मैं ये बोलूंगा कि जो उनकी कितने साल से पॉलिटिकल कर रहे हैं शुरुआत सर काफी politics? टाइम से, बट एज कंपेयर टू अगर हम उनको उनकी एज में बाकी पॉलिटिशियंस को देखेंगे, मैं कहूंगा उमर स्टिल थोड़े से उनसे मैच्योर्ड है, थोड़ा सा उनको ग्राउंड भी समझ आता उमर साहब की उम्र कितनी होगी? राहुल जी के बराबर है। होगी? हाँ, ऑलमोस्ट सेम एज हो, मैं समझ रहा हूँ आप धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं। नहीं राहुल से छोटे हैं वो। थोड़े से 1-2 साल का डिफरेंस हो। अरे अरे अब इन नंबर्स में वो जो 5 नॉमिनेटेड हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हो गए? निश्चित तौर से सौरभ, उन 5 नंबर्स की बात करते आप समझ सकते हैं कि फिर अगर आंकड़ा बीजेपी का अगर बेस्ट के सिनेरियो में 34 जाता है तो 34 5 39, 2 सज्जाद लोन 41, उसके बाद आपको 7 और लाने होंगे। वो 7 बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं, उसमें एकदम डिफिकल्टी नहीं होगी। बस मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं हो सकता, ये तय मानिए। इस मुख्यमंत्री कंडीशन में बीजेपी का नहीं हो सकता, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री वैली का ही होगा। हाँ हाँ एकदम। मुझे जो लगता है कि अभी इतना साहसिक कदम उठाने इन में, नंबर्स पे नहीं। हाँ इन नंबर्स पे नहीं, अगर ये मतलब 35 36 37 पर कहीं रुकता, तब ये सोचा जा सकता था, जो शुरुआत में हमारे दोस्त लोग चर्चा कर रहे थे कि पहला हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा। इस नंबर पे तो नहीं हो सकता। 29 अगर ये एक्सेस माई इंडिया का नंबर है तो इस पे नहीं हो सकता। आपको इसके लिए बीजेपी को इसके लिए 34 35 36 सीटों पर जाना पड़ेगा, और 5 सीटें जो नॉमिनेटेड है वो 39 अगर अपने दम पे ले आती है, तब सोचा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है। अभी की स्थिति में वैली से ही मुख्यमंत्री होगा और वो मुस्लिम ही होगा। अब क्या ये भी एक फैक्टर हो गया कि अब कौन सा गठबंधन या कौन सी पार्टी कितनी डेस्परेट है? जैसा आपने 2 बार कहा कि प्रशासन का रोल आएगा, किस हद तक बीजेपी चाहती है कि नहीं हमारे हाथ से ना जाए जम्मू कश्मीर, और दूसरा वैली में बीजेपी को दूर रखने के लिए कुछ भी करना पड़े, किसी के भी साथ जाना पड़े, हम जाएंगे। और डेस्परेशन तो दोनों तरफ से होगा साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसमें कहीं से भी कोई मरम्मत नहीं रखी जाएगी। बस ये है कि क्षमता किसकी कितनी है। एक डेस्परेशन होना एक चीज़ है, दूसरी आपके पास कितने संसाधन है, कितनी क्षमता है, जिसके आधार पर आप लोगों को समझा सको। समझा सको मतलब उसको ज़्यादा बेहतर कहें कि प्रभावित कर सको। तो उस मामले में नंबर्स अगर एनसी के 41-42 जैसे चले जाएं, 43 चला जाए, फिर उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर 2-3-4 कम होता है, उनको नंबर्स का जुगाड़ करना हो, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में होगी। अगर प्रभावित करने की नौबत आए तो ख़ास तौर पे तब जब राम माधव जैसा व्यक्ति, जो कि ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में वैसा एक्सपेरिमेंट करा चुके हैं जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वो अगर इस पूरे ऑपरेशन में फिर से शामिल हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ अरे आप बहुत देर से आप लोगों ने वो चर्चा नहीं की जो आप नंबर्स आने से पहले कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस बीजेपी। नहीं, मैं तो अभी भी चर्चा तो मैंने पहले भी कहा कि आप इस बावजूद भी आप देखिए कि मैं पहले भी कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस के नंबर्स क्या है ये बड़ा डिपेंड करता है। अगर आज भी हम एनसी 30-32 पे अटक रही है और 29 पे बीजेपी, तो आज भी वो प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई है कि एनसी प्लस बीजेपी की सरकार बने। ये प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई, क्योंकि एनसी अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पावर के बाहर रहे। इसमें 2 चीजें, ये उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हैं। अगर वो बाहर रहते हैं तो ब्रेक होंगे वो। अच्छा, और अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर एडवांटेज बीजेपी है। तो आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पावर के बाहर रहें। और जैसा कह रहे थे कि किसकी कितनी क्षमता है और कौन कितना परसुएसिव है, कौन अपने पत्ते ज्यादा देर होल्ड कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। इसमें एक और फैक्टर है। इसमें फैक्टर ये रहेगा कि एक एनसी कितनी सीटें लाती है, दूसरा क्या उमर अब्दुल्ला अपनी सीट जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। क्योंकि अगर उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हारते हैं, कहीं से भी हारते हैं, तो फिर एनसी के लिए बीजेपी के साथ जाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। यार पगड़ी उतारने के बाद, कश्मीरी में बोलने के बाद भी हार सकते हैं उमर अब्दुल्ला साहब। ये तो बड़ी अजीब सी बात। कश्मीर की जनता इतनी नाखुश है उनसे, मतलब उन्हीं से नाखुश है ना। बाकी उनकी पार्टी को तो देखिए ठीक ठाक वोट दे दिया। अब वो बेचारे अपनी पगड़ी भी उतार रहे हैं, कश्मीरी में भी बोल रहे हैं, उर्दू भी बोल रहे हैं, और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हार। क्योंकि वो कहते हैं मेरे पीछे बीजेपी लगी हुई है, इंडिया इंडिपेंडेंट सारे राष्ट्रीय बीजेपी अपनी तो सब लोग, इनको बीजेपी ने उतारा हुआ है। बीजेपी अपनी सीट तो जीत नहीं पा रही है वैली में, उनको कहां से पीछे पड़ के क्या कर लेगी। उनके अपने जो इलस्ट्रियस हिस्ट्री ऑफ एनसी है वही उनके पीछे होगी। नहीं, वो पहले भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी वो एक बार पहले भी हार चुके हैं। गांदरबल हार चुके हैं। गांदरबल एक बार पहले भी हार चुके हैं। 2008 का इलेक्शन जो है, अच्छा नहीं 2004 दो का इलेक्शन वो हार चुके हैं। 2008 में
जीत गए थे। पर तब बहुत युवा और अनुभवी 2014 में नेता उन्होंने होंगे वो ना। छोड़ दी, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी। तब तो बड़े अनुभवहीन नेता होंगे, अब तो बड़ा अनुभवी नेता। हाँ, बट तो मतलब नहीं, उनकी जो पुरानी 2014 की भी जो विक्ट्री थी वो बड़े ही थिन मार्जिन से थी, बड़ी कंट्रोवर्शियल विक्ट्री थी वो। मतलब पहले डिक्लेयर्ड थे, हार गए और उसके बाद कुछ 900 या 935 वोट से वो जीते। बड़ी कंट्रोवर्शियल विक्ट्री रही है वो। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला का इलेक्शन जीतना हारना, मतलब उमर साहब जब भी जीते हैं बीजेपी के सहयोग से ही जीते हैं। इसका मतलब भाई लोगों की बात सुन के तो मुझे यही लग रहा है। वो जब अटल जी की सरकार में मंत्री वगैरह भी थे ना कुछ, जी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS थे, MOS थे वो, एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स तो तब तो और प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है उनकी बीजेपी के साथ आने की कि चलो। लेकिन वैसे मैं बताऊं, स्थायित्व के लिए भी ये आवश्यक है कि दो बड़ी पार्टियां मिल के सरकार चला ले। दो को मैनेज करना बहुत आसान होता है बनिस्पत इसके कि आप आधा दर्जन लोगों को लेके इकट्ठे चल रहे हैं, उसमें किसको मंत्री दोगे, किसको मंत्री पद नहीं दोगे, अब वो सब बड़ी सारी समस्याएं होंगी। और प्रशासन तो है ही नहीं, और लेकिन आप स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जहां दोनों रीजन से अगर डिफरिंग ओपिनियंस है, दोनों को आपको देना पड़ेगा, उतना ही वेटेज देना पड़ेगा। आप एक रीजन को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और तो सबसे वो बड़ी सही बात, भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है ना सर कि अगर नहीं बन पाती है सरकार तो फिर सबको ये डर भी होगा ना कि LG का रूल ही चलता रहेगा। वो भी एक फैक्टर होगा। तो LG का रूल मतलब बीजेपी का रूल। तो इससे बचने के लिए भी मतलब बहुत तरह के दबाव हैं। कश्मीर की स्थिति इतना आसान और नहीं है मुझे बीजेपी को लगता है। परहेज नहीं होगा उससे। हाँ, बीजेपी तो खुशी बीजेपी को चाहेगी परहेज वो। नहीं होगा उससे कि हंग असेंबली रहे और सरकार मतलब मनोज केंद्र सिन्हा जी शासित चलाएं। प्रदेश रहे, दिल्ली चला। पुल एंड प्रेशर्स जो हैं वो अब स्टार्ट हो जाएंगे दोनों साइड से। नहीं, लेकिन आप ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जोड़ है, ये इस पे कम फेविकोल लगा, ये मान के क्यों चल रहे हैं? देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो क्रिटिसिज्म है, एक ओपनली करना उनके लिए, इलेक्शन के बीच में क्रिटिसिज्म करना, क्योंकि जब भी आप इलेक्शंस लड़ रहे हो और उसके बीच में अगर आप जाकर ये बोलें कि मैं अपने अलायंस पार्टनर से खुश नहीं हूं, तो वो ग्राउंड पे भी एक ये मैसेज देता है कि इस अलायंस में कुछ गड़बड़ है। तो वहीं दिख गया था कि फेविकोल का जोड़ तो है नहीं, ये टूटेगा ही टूटेगा। बट वही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं INC और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और अगर आपको याद होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी उमर अब्दुल्ला ने थोड़ा सा INC के अगेंस्ट तब भी बोला था, तभी उन्होंने एक दो बार जो है वो थोड़ा सा INC का अगेंस्ट स्टैंड लिया था। तो वो एक पॉट शॉट लेते रहते हैं कांग्रेस पे, क्योंकि वो अपना एक ऑप्शन जो है विद बीजेपी वो खुला रखना चाहते हैं उसको। दैट इज हाउ आई सी इट। हिंदी में एक मुहावरा है, बिल्ली के भाग से छींका टूटेगा कि नहीं टूटेगा, देखना यह है कि बिल्ली कौन है। अब देवेंद्र ये बताएंगे कि इन नतीजे जो भी हों, कौन एक्टिव होने वाला है बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा? ऑलरेडी एक्टिव हैं और वो राम माधव ही देख रहे हैं सारा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में। और वोटिंग से पहले चुनाव कराने को लेकर एक्टिव थे, वोटिंग के बाद, चुनाव के बाद क्या क्या सिनेरियो हो सकता है इसको लेके हैं। और डेली लगातार अपडेट में हैं। और आज भी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो दिल्ली में इन मसलों को लेके, इन प्रोबेबिलिटीज़ को लेके बड़ी बैठकें हो रही हैं। शाम 5 बजे के बाद कई सारी बैठकें हुई हैं। हाँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है। और जब मैं बड़ी बैठक कह रहा हूँ तो भी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की बैठक हो रही होगी। और अच्छा, हरियाणा को लेकर के भी देखिए, आप एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। मुझे उससे 44% पुरुषों में पसंद कांग्रेस पार्टी बनी है। 35% पुरुष जो है मतदाता वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उनकी पहली पसंद है। और महिलाओं में 36% महिलाएं जो है वो बीजेपी की तरफ रुझान दिखा रही हैं और ज्यादातर महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान दिखाया है। तो यही अपने आप में काफी कुछ क्लियर कर रहा है। आप देखें, अगर पुरुषों में 35% रुझान पुरुषों का कांग्रेस पार्टी की तरफ है और दोनों ही वर्गों में कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त रुझान दिखाई दे रहा है। इससे एक इंडिकेशन जरूर मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव में अगली पार्टी दिखाई दे रही है, आगे चलती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पर। अब ये ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज में और उसके बाद सीटों में कैसे तब्दील होगा ये आप देखेंगे। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लेकिन बिल्कुल माहौल दिखाई दे रहा है और बंपर वोटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव के लिए एक्सिस माई इंडिया के ओपिनियन पोल के नतीजे वो आपके सामने आ रहे हैं। पवन एक बार फिर आ गए स्टूडियो में, साथ ही हमारे साथ राजकुमार सिंह भी जुड़ गए। जी पवन, तो इसमें कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का माहौल, शायद हमने पहले भी चर्चा की थी, कांग्रेस का माहौल है। और सबसे बड़ी बात इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जो बीजेपी 2014 से पहले
बैसाखी पर चलकर सत्ता की हिस्सेदार होती थी हरियाणा में। अब की बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला है। जो क्षेत्रीय दल हैं या जो ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश है वो नहीं हुई है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो जाहिर तौर पर इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद जो नतीजा आता है उसमें कांग्रेस आपको आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए सीटों का तो अभी एग्जिट पोल का क्या अनुमान है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कम काफी आगे चल रही है। राजकुमार जी, देखिए, ये चुनाव के बारे में दो चीज़ें मानी जा रही थी कि एक तो ये प्रो कांग्रेस कम है, एंटी बीजेपी ज़्यादा है। 10 साल से बीजेपी सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। दूसरा, आप हरियाणा के मिजाज को देखें, हालांकि इतिहास जरूरी नहीं है पर आपको दोहराए, कई बार बदलता भी है। जो भी सरकार या पार्टी 2 टर्म के बाद तीसरे टर्म के लिए गई है तो उसको हरियाणा ने बहुत बुरी तरह नकारा है। 87 में भजनलाल की कांग्रेस थी, 5 सीटें आई थी देवीलाल के लोकदल बीजेपी के कॉम्बिनेशन के खिलाफ। 98 में बंसीलाल जी की पार्टी गई टर्म के लिए, 3 सीटें आई थी। 2005 में ओम प्रकाश चौटाला और बीजेपी का अलायंस किया था, हालांकि अलायंस टूट गया था चुनाव से पहले, तो चौटाला की पार्टी इनेलो की कुल 9 सीटें आई थी। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस गई 2014 में तो 15 सीटें आई थी, जबकि 5 में 67 आई थी, 9 में 40 आई थी। उस लिहाज से अगर आप देखें तो एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो वोट परसेंटेज आप बता रहे हैं या जो बाकी ओपिनियन पोल भी आए हैं, बीजेपी का वो हाल तो हरगिज नहीं होने जा रहा जो पहले 3rd टर्म के लिए दूसरी उतना बुरा हाल नहीं होने का होने जा। अगर डायरेक्ट फाइट होती है जैसा हम लोगों ने बात की तो कांग्रेस का एज है और वो दिख रहा है, लेकिन कहीं अगर 3rd। अब देखिए सर, जो और डेटा बता रहा है कि गांवों में 45% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी को मात्र 33%। इतना अंतर है। ये बिल्कुल पलट गया सर। 2014 में जब कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी आई थी वो लगभग 45% के आसपास का था, तो आप देखिए 33% पे आ गया है, तो लगभग 12% का डिफरेंस है। और ये 12% का डिफरेंस सीटों में अगर ट्रांसलेट होने लगेगा तो और ज्यादा इसका इंपैक्ट नजर आएगा। तो ग्रामीण इलाकों में 2 बड़े फैक्टर रहे। जो किसान की बात हम कर रहे थे, किसान आंदोलन, ग्रामीण का मतलब एक परिवार पहचान पत्र से भी है, जो एक योजना बीजेपी की सरकार लेकर आई थी कि परिवार की एक आईडी बनेगी जिससे सारे सोशल सिक्योरिटी या बेनिफिट्स उस आईडी के आधार पर होंगे। तो उसको लेकर जमीन पर काफी रिजेंटमेंट थी, उसका असर है। और यह संकेत दिखाई दे रहा है कि गांवों में बीजेपी पर आरोप लगता है कि शहरों की पार्टियां तो देखना हो, शहरों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। 40% वोट शहरों में बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो जो ट्रेडिशन थी कि बीजेपी शहरों में अच्छा कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि शहरों के पंजाबी मतदाता उनके साथ हैं। इसका मतलब यह है व्यापारी वर्ग उनके साथ है। तो कोर वोटर जो शहरी इलाकों में थे बीजेपी के, वो अभी भी बीजेपी इतना के साथ गैप नहीं है। यहाँ 12% गैप गांव में कांग्रेस बीजेपी में है, शहरों में केवल 2%। कांग्रेस केवल 2% पीछे है बीजेपी से। बिल्कुल। और यही बात है, यही 2% तय करेगा कि बीजेपी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि बीजेपी वो 10-12 पे रहेगी या 25-27 पे रहेगी। ये वो 2% का गैप है, क्योंकि गांव की तरफ से तो इशारा खराब है। अभी सीटें नहीं आई हैं, लेकिन ये वोट परसेंटेज देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आईएनएलडी क्या करेगी, बसपा को क्या मिलेगा, जजपा को क्या मिलेगा, सबका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सौरभ, इस बार चुनाव हो ही रहा है बीजेपी और बनाम एंटी बीजेपी के आधार पे, और वहाँ पे बहुत स्वाभाविक चॉइस के तौर पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो, संगठन ने बहुत काम किया हो, आपस में बहुत एकजुटता हो, ये कोई फैक्टर नहीं था। बीजेपी को लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतनी ज़्यादा डोमिनेंट थी, और दोनों ही इसके चेहरे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर हों या सैनी हो, वो इतने कमज़ोर चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी फैक्टर की भी बात करें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव में ही दिख गया कि वो फैक्टर पहले की तुलना में कमज़ोर हुआ है। 10 में से 5 लोकसभा सीटें आप हारते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो फैक्टर कमज़ोर हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें, मुद्दे ऐसे किसान, अग्निवीर, तो इन सारी चीज़ों ने एकदम से एक बुके क्रिएट कर दिया कि इस बार तो सरकार बदल दो। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात करें, जाट, सिख, मुस्लिम, दलित, ये 4 तो उसके साथ एकदम से एकजुट रहे। तो उस कंडीशन में अगर आपकी स्टार्टिंग ऐसे हो रही हो, ऐसे माहौल में
अपोजिशन को लेके, अपोजिशन मतलब जो सत्ता पक्ष है बीजेपी का, उसके अंदर इतनी समस्याएं हो तो समझा जा सकता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होना चाहिए और उसी हिसाब से नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सर एक बात और है, शहरी क्षेत्रों में अगर 40% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 33% वोट है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कमजोरी स्टेट लीडरशिप के ऊपर ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एक कोर वोटर जो बीजेपी का है वो आज भी खड़ा है साथ में। उसमें क्या मुद्दा आता है? उसमें नेशनैलिटी मुद्दा आता है, उसमें धार्मिक पहचान मुद्दा आता है, जो उसमें मुद्दा आता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी की सबसे ज्यादा चर्चा थी जाट वोट किधर जाएगा, कितना जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 67% जाट वोट जाता हुआ दिखाई दिया सर, जिसकी ओवरऑल वोटरों में 25% तादाद है। पूरा जो नैरेटिव था चुनाव का, डे वन से यही चल रहा था कि जाट वर्सेस नॉन जाट क्या इक्वेशन बनेगी। और जैसा कि पिछली बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसमें दलित वोट का भी एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में गया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि गाँव में वो वोट परसेंटेज बहुत जमता है। लेकिन एक चीज़ हमें और देखनी होगी, एंटी इनकम्बेंसी की बात हम लोग कर रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी शहरों में कम दिख रही है, गाँव में ज़्यादा दिख रही है। तो उसकी वजह क्या है? मोटे तौर पर मुझे लगता है कि दो बड़े कारण, किसान आंदोलन और अग्निवीर योजना। किसान आंदोलन में भागीदारी भले पंजाब के किसानों की ज़्यादा रही हो, लेकिन उसका केंद्र बिंदु हरियाणा था, तो उसका कहीं ना कहीं एक रिजेंटमेंट कांग्रेस के फेवर में वोटिंग के रूप में दिख रहा है। दूसरा, अग्निवीर योजना, हरियाणा वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोग, अगर परसेंटेज की बात करें, सेना में जाते हैं, और उसमें भी ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा जाते हैं। तो अगर गाँव में बीजेपी को इतना बड़ा झटका लग रहा है और बाई डिफ़ॉल्ट कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, तो उसमें दो बड़ी योजनाओं का या दो बड़े फैसलों का रोल जरूर है, और वो दोनों फैसले केंद्र सरकार के हैं। एक बड़ी बात और है सर यहाँ पे, अगर 67% जाट कांग्रेस के साथ जा रहे हैं तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इकलौते ऐसे जाट लीडर इस जंग में या कहें चुनावी माहौल में रहे जो निर्विरोध जाटों के नेता माने गए। बिल्कुल 2014 से पहले तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप ये लगते थे कि ये तो जाटों की बात ही नहीं करते। जाट नेता किसे माना जाता था? ओम प्रकाश चौटाला को माना जाता था। तो जब ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी या जेजेपी कमजोर हुई तो इकलौते नेता के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे निकलते हुए आए, और मुझे परिवार के दोनों धड़ों को नकार दिया, दोनों धड़ों को नकार दिया। और एक दिलचस्प बात यह थी, लाडवा में एक बुजुर्ग किसान ने मुझे कहा, अब ये जाट जाट करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट नेता बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वो हैं जिनको तुम असली जाट नहीं मानते थे। यानी एक दौर ऐसा था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट हित की बात ना करके 36 बिरादरी की बात करते थे, और उनके विरोध में खड़े होने वाले जाट नेता ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते थे कि आप तो खुल के जाट बोलते तक नहीं हो, आप 36 बिरादरी की बात करते हैं। लेकिन जो बाकी ओबीसी है 51% वो बीजेपी के साथ है, 51% तक, और सैनी समाज तो लगभग पूरा जो है दिखाई दे रहा है बीजेपी के साथ। राजकुमार जी, देखिए 51% बीजेपी के साथ है। ट्रेडिशनली भी वोट करता रहा ओबीसी समाज बीजेपी के लिए अक्रॉस इंडिया। आप देख लें, नॉर्दर्न इंडिया में चाहे यूपी हो, बिहार हो, सब जगह ओबीसी का वोट मिलता रहा है। लेकिन 51% है तो 49% नहीं भी है। बिल्कुल ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका या कहें कंसर्न होना चाहिए बीजेपी के लिए दलित वोट्स के साथ साथ। दलित वोट्स में भी कहीं स्लिप दिख रहा है, ओबीसी में दिख रहा है, और जाट वोट्स में तो रिजेंटमेंट है ही, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले। देखिए सर, हरियाणा की राजनीति में जाट वर्सेस नॉन जाट का जो फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से था, उसमें अगर ओबीसी वोट 51% मिल रहा है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे कि 49% उस तरफ भी है, जाटों में अगर डोमिनेंस 67% कांग्रेस की तरफ है, तो बीजेपी को अगर बहुत ज्यादा प्रभावी या इफेक्टिव होना था तो यही 65-70% ओबीसी बीजेपी की तरफ होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक, जो नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये वो बेल्ट है जो पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र में जीटी रोड वाली बेल्ट है, जिसमें नॉन जाट ओबीसी बहुत डोमिनेट करते हैं। और अगर वहां वो शेयर में नुकसान हो रहा है और ओबीसी ओवरवेलमिंग नहीं ना होकर आधे आधे से हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जाट एकजुट है और ओबीसी उसमें आधे से उधर खिसक जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, आप अंदाजा लगा। बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले एरियाओं में भी उतना अच्छा नहीं कर रही। ओबीसी ब्राह्मण दोनों देखें, ब्राह्मण भी 53%, तो ब्राह्मणों में भी वो चीज़ जो नहीं है जो ट्रेडिशनल कि वोटर पहले रहा। हुआ करता था। ट्रेडिशनली जो आपका वोटर है, और ये बता रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जब माहौल वैसा बनता है
तो फिर आपके अपने ट्रेडिशनल वोटर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो इसमें नजर आ रहा है। बीजेपी के पूर्व हरियाणा अध्यक्ष शर्मा जी का टिकट कटा, उसका एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कि ब्राह्मणों के वोट की उम्मीद करते हो, जिन्होंने पार्टी को यहां स्थापित किया उसी का विधायक टिकट आपने काट दिया। तो इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव होते हैं जो चौक चौराहे या हुक्के पर चलते हैं, और ये बहुत ज्यादा असर डालते हैं। ये कास्ट इक्वेशंस में, या कहें कि जो बिरादरी की बैठक होती है ना, उसमें ये नैरेटिव बहुत मायने रखते हैं। और इस तरह के कुछ फैसले हुए जिससे लग रहा है कि ब्राह्मण भी अब बीजेपी से नाराज दिखाई दिया। अगर जाटों का वोट, दलितों का वोट, मुसलमानों का वोट एक मुश्त कांग्रेस पार्टी को जा रहा है और आधा ओबीसी वोट और मिल रहा है, तो फिर अनुमान लगाने के लिए तो बहुत कुछ बचा बन नहीं। गया, बाकी कुछ बचता नहीं फिर बचा क्या? आप देखिए मेवात में परसेंटेज देखिए वोटिंग का, 60% और वोट है। गुड़गांव में देखिए। लेकिन एक बात और है सर, हम जो मुस्लिम फैक्टर कर रहे हैं, हरियाणा में मुस्लिम इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सिर्फ 4 से 5 सीटें ऐसी हैं नूह और मेवात की जहां असर डालता है, और शायद इसीलिए वो काउंटर पोलराइजेशन वाली सियासत नहीं होती। यहां सारी सियासत ही जाट और नॉन जाट की सियासत है। देखिए पंजाबी 47% जो है पंजाबी दिखाई दे रहे हैं अभी बीजेपी के साथ। तो जो खट्टर को आगे करने का फायदा मिला था, वो खट्टर को पीछे खींचने पर नुकसान भी दे रहा है सर। अब मुझे लगता है जो बात आप पहले कह रहे थे कि 10 साल सरकार चलाने के बाद और हरियाणा ने तीसरा टर्म लेने के लिए जो भी पार्टी गई है उसको बुरी तरह पीटा है जनता ने, उस लिहाज से देखें तो बीजेपी कितना खराब कर रही होगी, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। सौरभ जी, मनोहर लाल खट्टर ने अपनी इमेज, आप उनकी नीतियों से सहमत हो सकते हैं, कुछ फैसले हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया नहीं हुआ, जैसे प्रॉपर्टी आईडी की बात हुई, फैमिली आईडी की बात हुई, या पोर्टल्स की बात हुई। फैसले बहुत बढ़िया थे, इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं हुआ और पब्लिक में रिजेंटमेंट था। लेकिन उन्होंने एक एग्रेसिव नेता के तौर पर, जो बोलते भी हैं, अटैकिंग उसमें भी रहते हैं और एग्रेशन के साथ काम भी करते हैं, वो इमेज बनाई थी। वो इमेज आपने बदलने की कोशिश की, उस नेतृत्व को बदलने की कोशिश की लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले और विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले। तो उतने समय में किसी नए नेतृत्व को एस्टेब्लिश होने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता। तो आप उधर भी नहीं रहे, इधर से भी नहीं है। लेकिन सौरभ जी, मैं करनाल की आपको जमीनी हकीकत बताऊं। करनाल जहां से खुद खट्टर जीते, और वहां के लोगों का कहना था कि खट्टर जी ने भले ही मान लिया कि ईमानदार हैं, लेकिन ना किसी के काम करवाए, ना किसी को चाय पिलाई, यानी ना किसी के सगे, ना किसी से बैर। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल बिहेवियर किया, वो अपनी टीम नहीं बना पाए। उसका नतीजा ये था कि जो पंजाबी कम्युनिटी है कैमरे पे कह रही थी खट्टर हमारे नेता और हम बीजेपी के साथ, लेकिन कैमरा बंद होने पर कहते जी खट्टर जी ने वो अपनापन नहीं दिखाया जो कम्युनिटी के तौर पर उन्हें दिखाना चाहिए था। कोई डेटा दिखा रहा है कि आधे वोट भी नहीं मिल रहे पंजाबी समाज के। सौरभ, ये सामान्य धारणा रही है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर एक नेता के तौर पे बन ही नहीं पाए। जैसे उनको डाटा बहुत याद है, टेक सेवी हैं, ये सारी चीज़ें वो करते हैं, लेकिन ये सारे काम ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं। पॉलिटिशियन, अगर आप पॉलिटिकल फेस हो, हेड ऑफ द स्टेट हो पॉलिटिकल फेस के तौर पे, तो ये उम्मीद की जाती है कि आप पॉलिटिकल क्राउड कैरी करें। वो बिल्कुल भी नहीं करते। और सिर्फ हरियाणा क्यों, पूरे देश में आप सोचें तो बीजेपी को अगर किसी के बारे में कुछ कहना हो कि बहुत कुछ सरप्राइज हो जाता है, तो आदमी उदाहरण देता है कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, मनोहर लाल खट्टर भी सीएम बन सकते हैं। अगर इस तरफ का नैरेटिव चल रहा हो तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर उसका मैसेजिंग क्या जाता है वर्कर्स के बीच। उनके अगर सांसदों की बात कर लें तो जब 10 सांसद हुआ करते थे सौरभ, उनमें से बीजेपी के किसी भी सांसद से बात कीजिए मुख्यमंत्री की कार्यशैली से, शायद ही कोई खुश नजर आता था। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर बीजेपी के टॉप लीडरशिप को मजबूर किया होगा कि अब मनोहर लाल खट्टर को हटा के किसी और चीज़ को, किसी और फेस को लेके आया जाए। बीजेपी जो पार्टी जीतती हुई दिख रही है उसकी बात हमको ज्यादा कहनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। अभी ये चर्चा भी हो रही थी हमारे बीच में कि अगर जितना अच्छा कांग्रेस करेगी, 50 के जितना ऊपर जाती है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष कमान का, आला कमान का हाथ उतना खुलेगा। वो सोच पाएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप के आगे भी किसी और को भी, क्योंकि 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये नंबर तो राजकुमार जी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर ये जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो सही है तो कांग्रेस 60 क्रॉस कर रही है, 65 भी पहुंच सकती है। बिल्कुल। और उस सिचुएशन में आला कमान के पास ये लिबर्टी होगी कि वो विधायकों की राय के अलावा अपनी राय से फैसले ले सके। लेकिन हमें एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि 90 सीटों में से 70 या 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर दी गई हैं। शैलजा के कोटे में बमुश्किल 8 या 9 सीटें आई हैं। बिल्कुल। रणदीप सुरजेवाला के
इससे कुल 2 सीटें आई हैं और बाकी कुछ आला कमान के विधायकों की पसंद तो जी, भूपेंद्र हुड्डा ही होने भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। यहां मैं आपसे थोड़ा डिफर कर रहा हूं कि विधायकों की पसंद पर अगर आप जाओगे तो अगर नाम दीपेंद्र हुड्डा का सामने आए तो आप सरप्राइज मत होना। यह हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मैं ना रिटायर्ड हूं ना टायर्ड हूं, लेकिन अगर विधायकों से पूछी गई तो सबसे पहले जो नाम होगा वो आपको दीपेंद्र हुड्डा का दिखाई देगा। और इसके पीछे की वजह बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, आपने अंडे और ऑमलेट वाली बात कर दी। नहीं, बहुत ज्यादा अंतर इस मामले में है कि हुड्डा साहब अपनी दावेदारी पीछे इसलिए नहीं ले रहे हैं, दावेदारी में अभी भी आगे हैं, ऐसा नहीं है। हुड्डा साहब उस दावेदारी को आगे बढ़ाएं तो परिवारवाद भी होगा और पार्टी में भी ऐसा लगेगा कि वो अपनी अगले वंश को बढ़ा रहे हैं। लेकिन यही बात अगर विधायक आगे रखें, हुड्डा साहब कहें नहीं मैं तो दावे में हूं, और विधायक कहें नहीं जी आप नहीं, हमें तो दीपेंद्र चाहिए, इक्वेशन यहां तरफ इस तरफ जारी है। अगर आप देखेंगे, अगर ये नतीजे सही है तो कांग्रेस पार्टी में डार्क हॉर्स का चलन ऐसा कभी रहा नहीं है कि जो ऑब्वियस चॉइसेस सामने दिख रही हैं उनके कहीं एकदम बीजेपी की तरह आप कोई मनोहर लाल खट्टर ले आएगा, अभी किसी को लिया। ये पहले होता था सौरभ, जब सेंट्रल लीडरशिप उनकी बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में देखें तो निश्चित तौर पर सेंट्रल लीडरशिप वैसी मजबूत जब नहीं रही, तो ये स्थानीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे जो इक्वेशन सामने आते हैं उसी के हिसाब से जाता है लोग। और यहाँ पर हुड्डा के खिलाफ जाना, हरियाणा में कांग्रेस के किसी भी नेता की बात कर लें तो वैसी स्थिति नहीं है। जैसे चाहे नंबर्स कोई भी हो, शैलजा को आप देखें तो शैलजा को मनाने की कोशिश की गई, शैलजा की इच्छा के खिलाफ अशोक तंवर को फिर लाया गया। ये तो दिखा ना कि भाई क्या स्थिति है आपकी, कि कांग्रेस का लीडरशिप ये मान के चल रहा है कि एक हद तक आपको अपीज करने की कोशिश की जाएगी, उससे ज़्यादा अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो ऐसे फैसले भी ले लिए जाएंगे जो कि आपको खिलाफत वाली लगे। और यहाँ पर अभी तो कम से कम हुड्डा के सामने कोई चैलेंज नजर नहीं आएगा। इस पूरे इलेक्शन को देखें तो उन्होंने अपने दम पे इसको पूरा आगे बढ़ाया है सर। और ये फैसला हुड्डा को करना है। लेकिन अभी आप ही सब लोग ने कहा ना कि ये इलेक्शन बीजेपी और एंटी बीजेपी का इलेक्शन हाँ बिल्कुल, तो उस कंडीशन में जो एंटी बीजेपी का जो माहौल था वो तो हुड्डा के लिए है ना, मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए था तो कांग्रेस पार्टी हुड्डा वो डिफॉल्ट हुआ ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही है। उन्होंने कुछ वैसा बहुत कर दिया हो ऐसा नहीं था, बाय डिफॉल्ट ही था, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो वो हो गया है ना। तब यहाँ पे आप उनको नकार के, और इसका कोई रीजन नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास, कम से कम अभी तो कुछ नहीं होगा कि आप तुरंत ऐसा काम कर दें, सरकार बनने जाए 3 साल बाद हो, कोई वैसी अवस्था वाली स्थिति हो तो आप सोच सकते हैं। अभी तुरंत से ऐसा कर देना, कांग्रेस पार्टी इस तरह के क्रांतिकारी फैसले को अभी करेगी, इसके कोई संकेत नहीं है। सौरभ जी, एक बात हमें और नहीं भूलनी चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है। जो अभी तक का कांग्रेस का ट्रेंड था कि पार्टी का अध्यक्ष दूसरे गुट की तरफ से और मुख्यमंत्री दूसरे गुट की तरफ से, कुमारी शैलजा पार्टी की अध्यक्ष भी थी। आपने दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को बार बार अपने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेते हुए सुना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले हुड्डा परिवार को फ्री हैंड दिया गया, सीटें बांटने में उन्हें फ्री हैंड दिया गया। प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो हुड्डा की सहमति से बना है। तो अब कम से कम ये क्लियर है कि जिस तरीके से फ्री हैंड उनको दिया गया है अब उसके आगे नहीं है। अब शायद उसमें कोई शंका ना हो। देवेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने यहां कोई परेशानी हो। तो देखिए, ये एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। अभी काफी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से। 10 साल सरकार चलाने के बाद नेतृत्व परिवर्तन करके भी बीजेपी वो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई है, ये एग्जिट पोल में साफ दिखाई दे रहा है। और जैसा सभी लोगों ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी को लाने और बीजेपी को हटाने वालों के बीच में था, उसमें कांग्रेस पार्टी डिफॉल्ट चॉइस थी और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो डिफॉल्ट चॉइस थे। तो वो साफ दिखाई दे रहा है। किसानों की नाराजगी बीजेपी के खिलाफ, अग्निवीर का मुद्दा चला, इसमें भी कोई दो राय दिखाई नहीं दे रही। बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि दलितों को, दलित कांग्रेस से नाराज हैं, ये विमर्श चलाने की कोशिश हुई, लेकिन वो भी कम से कम इन चुनावों इन नतीजों में तो एग्जिट पोल के दिखाई नहीं दे रहा है। एक सीटों में ये परिवर्तित कैसे होता हुआ दिखाई देगा वो देखना बाकी रह गया है।